आज हम लोग न्यूज़ को देखेंगे और ये जो है आपका 17 अगस्त का न्यूज़ है, ठीक है ना। और स्पेशली जो है आपका दैनिक जागरण ही मैं हमेशा करवाती आ रही हूँ, ठीक है ना। तो इधर इसी के न्यूज़ हमें बेस्ट लगते हैं तो मैं आपके लिए इसी को लेके आती हूँ, ठीक है ना। और ये जो है आपका दिल्ली ऑडिशन हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, 16 अगस्त का भी पेपर आया है तो उसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज हम 17 अगस्त का पेपर को देखेंगे। क्या आपको न्यूज़ जानना चाहिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोलकाता में जो है नौसेना के स्वदेशी युद्धपोत विंध्यगिरी का जो है वो कोलकाता में जो है आपका स्वदेशी युद्धपोत है नौसेना का, तो जलावर्तन करेंगे हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। तो उसी से इम्पोर्टेंट आर्टिकल को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है रक्षा PSU गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं आपका क्या है इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE में जो है भारतीय नौसेना के लिए परियोजना 17A के तहत आपका निर्मित स्वदेशी युद्धपोत विंध्यगिरी का जलावतरण यानी लॉन्च करेंगी हमारी प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भी हैं और वह इस कार्यक्रम के लिए गुरुवार को जो है आज के दिन जब मैं आपको न्यूज़ पढ़ा रही हूँ तो कोलकाता के 1 दिवसीय दौरे पर जो है यहाँ पहुँचेंगी, ठीक है। इसी नौसैनिक आपका युद्धपोत का जो है नाम जो है कर्नाटक की पर्वत श्रृंखला के नाम पे है, ठीक है। तो कर्नाटक का जो विंध्यगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पे है आपका रखा गया। यह आपका परियोजना जो 17A फ्रिगेट का छठा पूत है, ठीक है ना, याद रखेंगे। और ये जो है क्या है प्रोजेक्ट 17 क्लास फ्रिगेट यानी शिवालिक क्लास का जो है के बाद बनाए गए युद्धपोत उन्नत हथियारों सेंसर और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि नवनिर्मित आपका विंध्यगिरी पर्वत के क्या है आपका क्या नवनिर्मित विंध्यगिरी भारत की अपने समृद्ध जो है नौसेना इतिहास को अंगीकार करने के लिए जो है आपका दृढ़ संकल्प का प्रतीक होने के साथ साथ भविष्य में जो है आपका स्वदेशी आपका रक्षा क्षमता को प्रेरित करने को भी जो है वो भी आपको दर्शाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमने देखा। देखिए आपको यहाँ जानना चाहिए कि प्रोजेक्ट जो है आपका 17A के तहत बन रहे 7 युद्धपोत। तो देखिए प्रोजेक्ट 17A कार्यक्रम के तहत जो है नौसेना के लिए आपका 7 युद्धपोत बनने वाले। इसमें 5 जो है वो लॉन्च हो चुकी है जो अब जल्द ही भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगी। 7 में से जो है आपका 4 युद्धपोत जो है आपका मझगांव डॉक यानी MDL द्वारा जो है और 3 युद्धपोत जो है GRSE, ठीक है। तो ये आपका जो है मझगांव यानी MDL के द्वारा एक तो किया गया है यानी मझगांव डॉकयार्ड यानी MDL के द्वारा 4 और 3 किसके द्वारा तो GRSE के द्वारा किया गया, GRSE के द्वारा किया गया। उसके अलावा बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन है और पहले जो है 5 पोतों को MDL और GRSE द्वारा 2019 से 2019 से लेकर के 2022 के बीच लॉन्च किया जा चुका है, ठीक है। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार इस परियोजना के पोत को जो है भारतीय नौसेना की युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा स्वदेश में ही आपका डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो हमने देख लिया इंपॉर्टेंट आर्टिकल को यहाँ पे। चलिए अब दूसरे आर्टिकल को हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपको जानना चाहिए, ठीक है ना। चलिए एक आपका फ्रंट पेज पे ही आपका न्यूज़ आया है कि कारीगरों का जीवन संवारेंगे PM विश्वकर्मा योजना। तो चलिए इससे हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे कि क्या आपको ज़रूरी है आपका PM विश्वकर्मा योजना के थ्रू आपको जानना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें केंद्र सरकार ने जो है देश में आपका ढांचागत विकास एवं सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने और आपका सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी कुल आपका 1,18,013 करोड़ रुपए की परियोजना को क्या किया है कि आपका परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस जो बताया जा रहा है इस योजनाओं में आपका 57,613 करोड़ रुपए की PM ई बस सेवा योजना सबसे बड़ी है। PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के विशेष कामगारों के लिए आपका 13,000 करोड़ रुपए की विश्वकर्मा योजना का भी आपकी मंजूरी दी गई है, ठीक है। तो आपका शहरी और कहाँ पे तो ग्रामीण करके भी आपका 13,000 करोड़ की आपकी विश्वकर्मा योजना का शुरुआत किया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर जो लाल किला के प्राचीर से मोदी ने जो है वो विश्वकर्मा योजना का ऐलान किया है, ठीक है, हमारे PM के द्वारा
द्वारा किया गया है। कैबिनेट के युक्त फैसले काफ़ी दूरगामी असर वाले साबित होंगे और चुनावी साल में इनका जो है राजनीतिक फ़ायदा भी सरकार को मिलने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है, देश की ढांचागत व्यवस्था में भी उनके जो है आपको व्यापक सुधार होगा। साथ ही बताया जा रहा है कि आर्थिक गतिविधियों को तेज करने और आपका क्या है तो आपका पर्यावरण सुरक्षा पर जो है आपका सकारात्मक असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने देखा। आगे बताया जा रहा है डिटेल में कि पारंपरिक काम से जुड़े आपका 18 प्रकार के कारीगरों और शिल्पकारों की कुशलता को बढ़ाने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना लाई गई है। केंद्रीय मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आपका योजना के तहत अगर इस योजना के तहत अगर बात करें 5 साल में आपका क्या है तो आपका 30 लाख आपका परिवारों को लाभ होगा। एक परिवार के एक व्यक्ति को योजना का लाभ दिया जाएगा। और पारंपरिक आपका कारीगरों की कुशलता बढ़ाने के लिए 2 प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। ठीक है, पहला आपका बेसिक होगा जिसके तहत जो है कारीगरों को कुशलता का परीक्षण दिया जाएगा। परीक्षण के दौरान जो है वो आपका क्या उन्हें प्रतिदिन 500 रुपये दिए जाएंगे। आधुनिक किस्म के टूल खरीदने के लिए आपका कारीगरों को 15,000 रुपये दिए जाएंगे। दूसरे जो प्रकार का कार्यक्रम की बात करें तो इसमें जो है एडवांस कौशल विकास का जो है वो विकास होगा। इसके क्या होगा कि इसके तहत कारीगरों और शिल्पकारों को अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए आपको पहले चरण में 1 लाख और दूसरे चरण में 2 लाख का लोन भी दिया जाएगा। ठीक है, लोन की ब्याज दर जो है वह अधिकतम 5% होगी। और एडवांस कौशल विकास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए जो है कारीगर कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC, ठीक है, CSC के माध्यम से जो है कि आपके क्या कर सकते हैं अपना पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। फिर क्या होगा कि पंचायत, ब्लॉक या फिर जिला स्तर पर जो अंतिम फैसला किया जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि राज्य सरकार सहयोग करेगी लेकिन कुछ वित्तीय सहायता केंद्र मुहैया कराएगा। इस साल जो है 6 लाख परिवार इस कार्यक्रम में क्या करेंगे हिस्सा ले सकेंगे। इन कारीगरों के आपके बताया जा रहा है कि उत्पादों की जो है मॉनिटरिंग में भी आपका सरकार मदद करेगी। इस योजना का जो उद्देश्य कारीगर और शिल्पकारों के उत्पादों एवं आपका सेवाओं की गुणवत्ता में क्या है तो सुधार करने के साथ यह सुनिश्चित करना भी है कि विश्वकर्मा यानी कारीगर घरेलू और आपका क्या है विश्वकर्मा जिसको कारीगर बोलते हैं घरेलू और वैश्विक सप्लाई चेन में से क्या हो सके ये जुड़ सके। ठीक है, यानी जो आपका इंडिया जो दूसरे जगह भी जो स्किल लेबर को भेजना चाहता है, स्किल जो नॉलेजेबल पर्सन है उनको भेजना चाहता है, तो इससे आपका क्या होगा बूस्टअप मिलेगा। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग इसमें जो आपका शामिल होंगे कारीगर देख लीजिए तो ये आपके स्पेशली बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्र बनाने वाले, उसके अलावा लोहार, हथौड़ा, टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाले, गोल्ड स्मिथ, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला, पत्थर तोड़ने वाला, मोची, चमकार, जूता कारीगर, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ निर्माता और क्या है जूट, बुनकर, गुड़िया और खिलौना निर्माता, पारंपरिक नाई, माला, उसके अलावा माला बनाने वाला हो गया, धोबी हो गया, दर्जी, मछली पकड़ने वाला, जाल बनाने वाला आदि जो है लाभ ले सकेंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा इम्पोर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे। और ये जो है आप देखेंगे कि अगर हम बात करें जो योजना चलाई गई है तो पीएम ई बस योजना जो है तो देखिएगा तो पीएम ई बस योजना है क्या होगा 181 आपका क्या होगा शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी और आपकी जो है आपका 57,000 से 613 आपका जो करोड़ रुपए आवंटित की गई है। उसी तरह रेलवे मल्टी ट्रैकिंग आपका जो परियोजना स्टार्ट किया गया है तो इसमें क्या होगा तो रेलवे आपका मल्टी जो ट्रैकिंग योजना है रेल नेटवर्क में आपका 2000 जो है 2339 आपका किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है और आपका आवंटन जो है 32,000 आपका 500 करोड़ किया गया। डिजिटल इंडिया अगर कार्यक्रम को देखेंगे तो आपका ढांचागत जो सिस्टम मजबूत होगा इससे और आपका क्या होगा इसके लिए आवंटन राशि 14,000 जो है 903 है। सबसे ज़्यादा जो है आपका पीएम ई बस के लिए है, फिर आपका मल्टी मॉडल के लिए है, ठीक है, आपका मल्टी ट्रैकिंग के लिए रेलवे मल्टी के लिए है और डिजिटल इंडिया के लिए 14,903 हो जाएगा। विश्वकर्मा योजना के लिए क्या है तो पारंपरिक कारीगरों की मदद है और 13,000 करोड़ रुपए इसको आवंटित किया गया। ठीक है, तो ये हमने देखा। आगे बताया जा रहा है कि 18 प्रकार के आपका प्रकार के कारीगरों और शिल्पकारों को मिलेगा लाभ, ऋण भी मुहैया कराई जाएगी यानी प्रोवाइड किया जाएगा
5 साल में जो है 30 लाख आपको परिवार होंगे। आपका क्या होगा, 30 लाख आपके परिवार इसमें जो होंगे आपको लाभान्वित होंगे। पहले 6 लाख को लाभ मिलेगा, ठीक है, पहले 6 लाख का, और 5 वर्षों में आपका 3 लाख परिवार इससे लाभान्वित होगा, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट हमने यहाँ पे पॉइंट देखा, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग पॉइंट देख लेते हैं, कुछ अगर बचा हुआ होगा तो उसको देखेंगे, फिर हम लोग डिटेल से उसको जानने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए यहीं पे एक और पॉइंट बताया गया है कि आर्टिकल में 10,000 आपका इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी छोटे बड़े शहरों में। पीएम आपका जो ई बस सेवा योजना जो लाई गई है, देश के 181 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की राह जो है खोल करके वहाँ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। इस योजना के जरिए अगर बात करें तो पीपीपी यानी आपका सरकारी और निजी साझेदारी है, और मॉडल से आपका पीपीपी मॉडल से आपका 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को छोटे बड़े शहरों में चलाया जाएगा। इससे क्या होगा कि 55,000 लोगों को जो है आपका सीधे तौर पर नौकरी मिलने की संभावना है। योजना के तहत अगर बात करें तो 169 शहरों में सिटी बसें चलाई जाएंगी और 181 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। तो आपका सिटी बसें 169 और 181 जो है शहरी आपका इलेक्ट्रिक बसें चलाया जाएगा। ज़रूरी चार्जिंग स्टेशन की बात करें तो ये बिजली कनेक्शन व्यवस्था बस स्टॉप आदि जो है बनाने का काम किया जाएगा। उसके अलावा जो है कैबिनेट के इस फैसले के बारे में सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि 5 साल में जो है कम से कम आपको कम आबादी अगर बात करें तो शहरों में 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों में 50 ई बसें, 5 से आपका जो है 20 लाख की आबादी वाला में 100 आपकी ई बसें, और अगर 20 से आपका 40 लाख की आबादी में है तो क्या होगा कि वाले शहरों में अगर बात करें तो 150 ई बसें चलाई जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा फंडिंग में केंद्र की अहम भूमिका भी होगी, लेकिन आपको क्या होगा कि राज्य को भी हिस्सा देना होगा। पूरी योजना जो है 2037 तक लागू होगी, और आपकी पूरी योजना वर्ष आपका 2037 तक लागू होगी, ठीक है। तो केंद्र की तरफ से जो है कुल आपका 20,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जबकि आपका राज्य सरकारों को क्या है तो 37,613 आपका करोड़ रुपए का होगा, ठीक है ना। राज्य को अलग देना होगा। जो राज्य पुरानी बसों को स्क्रैप करेंगे उन्हें कुछ अतिरिक्त बस दी जाएंगी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये स्पेशली जो लाया गया है योजना, तो हमने इम्पोर्टेंट देखा विश्वकर्मा योजना के थ्रू, ठीक है ना। चलिए आगे देखते पॉइंट को कवर करते हैं। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है, तो आपको देखना चाहिए कि देश हित और दल हित के बीच क्या अंतर होना चाहिए। पहले हमको देश हित होना चाहिए, ना कि दल हित, ठीक है। तो ये प्रदीप सिंह जी के द्वारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, जिसको हम लोग अभी डिटेल से देखेंगे, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं इसको। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने आपका बहुत कुछ कहा, लेकिन कुछ अनकहा रह गया, ठीक है। उनके विरोधियों को इसी अनकहे से उम्मीद थी, ठीक है। मोदी ने उन्हें हमला करने का औजार नहीं दिया, ठीक है। उन्होंने लाल किले से न तो विपक्षी दलों पर हमला किया और न ही आप पर लोकसभा चुनाव की बात की। बहुत से लोगों को लग सकता था कि यह संबोधन राजनीति था, मगर वास्तविक यही है कि यह आपका संबोधन भारत के भविष्य की झलक दिखाने वाला था, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि पीएम ने बताया कि वह जो है 2047 में आपको भारत की आज़ादी की शताब्दी वर्ष में देश को कहाँ देखना चाहते हैं, ठीक है, और उसका रास्ता क्या होगा। मोदी के विरोधी उन्हें 2024 में उलझा हुआ देखना चाहते थे, ठीक है, लेकिन वो तो अभी ऑब्वियसली जीते हुए हैं। मोदी ने आपको बताया, जो हमारे पीएम है, 77वें आपका स्वतंत्रता दिवस पे जो है आपका देश और अपने विरोधियों को बताया कि वह 2024 की चिंताओं को कब का पीछे छोड़ आगे निकल गए हैं। हाँ, उन्होंने देशवासियों को चेताया जरूर कि 1000 साल पहले एक राजा हारा था और जो है वह और देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया। चेतावनी दी थी कि इतिहास से सबक सीखो और इस गलती को दोहराना मत, ठीक है, क्योंकि अगले 5 साल में जो मोदी जो कुछ करने की योजना बनाए हुए वह आने वाले 1000 वर्षों तक आपको प्रभाव डालने वाला है, ठीक है ना। बिल्कुल, मतलब हमारी जो प्रेजेंट जो सरकार है उनकी तो देखिए रहे विज़न कितना स्ट्रांग है। कोई भी हो, हमारा तो देश डेवलप हो, हम तो यही चाहते हैं। कामों को नींव रखेगा और देश अमृतकाल महोत्सव जो है अमृत महोत्सव से अमृतकाल में पहुंच जाएगा, पहुंच भी गया है, ठीक है। उसी तरह से पीएम ने जब 3 चुनौतियां भ्रष्टाचार
वंशवाद और तुष्टीकरण का उल्लेख किया तो लगा कि विपक्ष पर हमला कर रहे हैं। हालांकि ऐसा सोचना जो है उनकी संबोधन की गुरुता को कम करने जैसा होगा। आगे बताया जा रहा है कि मोदी देश के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों को बात कर रहे थे। ये चुनौतियां देश के विकास, सामाजिक न्याय और आपको सबको समान अवसर देने के रास्ते की आपकी सबसे बड़ी बाधा है। यह अलग बात है कि देश के अधिकांश विपक्षी दल इन बुरी प्रवृत्तियों के शिकार है। पीएम देश के बारे में सोच रहे और आपको बताया जा रहा है कि विपक्ष दलीय आग्रह से ऊपर उठने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, ये तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से संसद भी नहीं चलने देते हैं। आगे बताया जा रहा है कि मोदी की नज़र में जो विपक्षी कोई चुनौती नहीं है। हाँ, उन बुरी आपकी प्रवृत्तियों को दूर करने में बाधक जरूर है। मोदी की सोच में अगर बात करें 2024 तक जो है लोकसभा चुनाव तक एक लंबे सफ़र में छोटा सा पड़ाव है, ठीक है, यानी 2024 का चुनाव विपक्ष के लिए यह पड़ाव नहीं, ये लक्ष्य है, ठीक है। यह आपका यह है कि दोनों के सोच का अंतर है। यह है दोनों के सोच का अंतर। एक देश से कम कुछ सोचने को तैयार नहीं है और दूसरे दलगत हित से ऊपर उठने को तैयार नहीं है। विपक्षी पार्टियों को बोला जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे पीएम जो है देश में 2 करोड़ महिला लखपति बनाने का लक्ष्य जल्द हासिल करना चाहता है और उनके विरोधी सीटों के तालमेल की समस्या में उलझे हुए हैं। उसके अलावा जो है मोदी जी जो है वो आपका 2047 में भारत को विकसित देश की श्रेणी में देखना चाहते हैं और अगले साल जो है वो देश को विश्व की आपकी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि विपक्ष कह रहा है कि वह तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। उसका सपना मोदी की सत्ता से हटाना है, ठीक है। पीएम को इस बात का संतोष है कि पिछले 5 साल में आपका 13.5 करोड़ देशवासी जो है वो आपका गरीबी से निकल कर के 9 मध्यम वर्ग में शामिल हो गए हैं। विपक्ष गदगद है और कर्नाटक में भाजपा को हरा दिया, ठीक है। उसके अलावा जो है जनतांत्रिक आपका जो है व्यवस्था में आपका नेता का कद जो है तय करने वाले तत्वों में एक महत्वपूर्ण तत्व होता है, ठीक है। उनकी दृष्टि, उसके सपने देखने और उन्हें साकार करने की क्षमता जो है। आगे बताया जा रहा है विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी है क्योंकि उनकी पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। संसद में जो है वह अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी का भाषण और प्रधानमंत्री मोदी का भाषण बताता है कि दोनों के बीच के अंतर को पाटने के लिए 2047 तक का समय भी बहुत कम है। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष ने संसद का सत्र नहीं चलने दिया, लेकिन इसी जो है वो आपका इसी मुद्दा पे गृह मंत्री अमित शाह की तथ्यात्मक और तार्किक बातों का जवाब देने का साहस भी किसी विपक्षी नेता में नहीं हुआ, क्योंकि आपने किया ही नहीं है कुछ भी। यह तो क्या होगा, आप बोलने के लायक ही नहीं। सत्तारूढ़ दल और आज के विपक्ष में जो है सबसे बड़ा अंतर यही है कि एक सकारात्मक सोच से आगे बढ़ रही है और दूसरा नकारात्मकता में आपका जकड़ा हुआ है, ठीक है। अगर देश को चलाया होता तो आपको इतना लड़ना नहीं पड़ता। विपक्ष जो है अभी तक भविष्य के जो है वो भारत की अपनी दृष्टि को देशवासियों के समक्ष रखने में असफल रहा है। एक पूरे देश को जो है अपना परिवार मानता है और आपका दूसरा परिवार को ही आपका क्या मानता है, तो देश मानता है, ठीक है ना। तो आप देख ही रहे हैं पहले को लगता है कि देश बढ़ेगा तो देश भर के परिवार बढ़ेंगे क्योंकि देश ही उसका परिवार है, ठीक है। दूसरे को लगता है कि उसके परिवार के विकास पर ही देश का विकास जो है निर्भर है, ठीक है। विपक्षी पार्टी को बताया जा रहा है एक ही नज़र में सामाजिक न्याय का अर्थ है, एक की नज़र में आपको सामाजिक न्याय का अर्थ है जब सबको समानता की दृष्टि से देखना और समान अवसर देना। दूसरे को लगता है कि एक वर्ग के तुष्टीकरण से आपका वोट मिलता है तो कोई बुरा ही नहीं है, ठीक है। एक को फ़ायदा पहुँचाइए, दुनिया जाए भाड़ में। एक की नज़र में भ्रष्टाचार वह दीमक है कि जो आपका देश के विकास को क्या कर देता है, कोई खोखला कर देता है और उसके अलावा बताया जा रहा है कि और दूसरे को लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ कहना करना सीधा उस पर हमला है। ऐसे में रहीम दास जी याद आते हैं जो लिख गए हैं कि कहूँ रहीम कैसे निभे बेर केर के को संग, वे डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। दोनों पक्षों में बुनियादी अंतर यही है कि मोदी जिन बुराइयों से लड़ने की बात करते, विपक्ष उन बुराइयों में कोई बुराई नहीं दिखाई देती है, बिल्कुल भी नहीं, उनको दिखता ही नहीं है। शायद यह भी एक बड़ी वजह है कि सत्तारूढ़ जो है वो दल और
विपक्ष के बीच संवादहीनता है। संवाद के लिए जो है सबसे आवश्यक शर्त है कि दोनों पक्षों में कुछ मुद्दे पर सहमति हो। इससे पहले कभी ऐसा नहीं रहा। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री के लिए आपका विपक्ष के बड़े नेता जिस तरह से भाषा का उपयोग करते हैं वह किसी तरह के संवाद की संभावना ही खत्म कर देती है। ठीक है, हालांकि विपक्षी दलों को सबसे बड़ी समस्या जो है संवादहीनता नहीं कुछ और है। विपक्ष की समस्या यह है कि उसे प्रधानमंत्री मोदी में कोई जो है अच्छाई दिखती ही नहीं और देश का जो मतदाता मोदी की कोई बुराई देखने को तैयार ही नहीं है। इसकी काट विपक्ष को नहीं मिल रही है, इसीलिए जो विपक्षी नेता हर वक्त खिंचे हुए दिखाई देते हैं। वे मोदी और उनकी सरकार को आलोचना कम और उनके विरुद्ध बोलने के लिए अपशब्द खोजने में ज़्यादा समय लगाते हैं। ठीक है, इसलिए संसद नहीं चलने देते हैं और सत्तारूढ़ दल को बोलने का मौका मिलेगा। क्योंकि वो अगर चलने देंगे तो सत्तारूढ़ बोलेगी। इस चक्कर में अपना कितना मौका गंवा देते हैं इसका आकलन नहीं करते हैं। और इसका जो आकलन नहीं करते हैं, संसद के सत्र दर सत्र विपक्ष की एक ही रणनीति है, संसद को ठप कर दो। ठीक है, और ये जो विश्लेषक है ये आपका जो है राजनीतिक विश्लेषक के द्वारा आपको देखने को मिला। ठीक है ना, हमने इस आर्टिकल में देश हित और आपका दल हित से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखा। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पे जो बताया जा रहा है भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम लोग देखेंगे। ब्रिजलाल जी के द्वारा लिखा हुआ है कि किस तरह से जो है पीएम ने जो है आपका स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्या क्या चीज़ों को याद दिलाया। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से आपका पीएम मोदी ने एक बार फिर कहा कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण जैसी कुरीतियाँ देश को खोखला कर रही है। भारत को आपको विकसित राष्ट्र बनाने है तो आपको इन बुराइयों को जड़ से उखाड़ना ही होगा। देखा जाए तो देश की आपकी सारी समस्या का जड़ जो है भ्रष्टाचार है। अच्छी बात है कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए मोदी सरकार हर उस व्यक्ति को संस्था के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो आपका भ्रष्टाचार के दिमाग से देश को क्या कर रहा है, आपका खोखला करने में जुटे हुए। मोदी सरकार जो है भ्रष्टाचार आपका मुक्त भारत बनाने के लिए न सिर्फ आपका भ्रष्ट नेताओं पर शिकंजा कस रही है बल्कि अन्य रिश्वतखोरों अधिकारियों के खिलाफ भी जो है लगातार कार्रवाई कर रही है। सरकार ने लोकतंत्र और आपका न्याय के रास्ते में रोड़ा बने ऐसे कई आपके भ्रष्ट अफसरों को जबरा रिटायरमेंट देकर के नौकरी से बेदखल तो किया ही है, साथ ही कई भ्रष्ट आईएएस और आईपीएस अफसरों तक को जो है जेल में पहुंचाया है। कांग्रेस की अगुवाई वाले पिछली यूपीए सरकार में कई घोटाले हुए, इनमें से एक कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला भी था। मोदी सरकार के कार्यकाल में कार्रवाई की स्वतंत्रता मिली तो आपका सीबीआई ने कोयला घोटाले की आपके पड़ताल की और दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व आपका कोयला सचिव एचसी गुप्ता समेत 3 अधिकारियों को 3 साल की सजा सुनाई। अदालत ने जिन 2 अन्य अधिकारियों को सजा सुनाई उनमें जो है वो कोयला मंत्रालय के तत्कालीन सचिव जो है संयुक्त सचिव की एस कोफरा और आपका तत्कालीन निदेशक केसी सामरिया शामिल है। ठीक है ना, अदालत ने अन्य दोषी व्यक्तियों विकास मेटल्स एवं आपका पावर लिमिटेड VMPL के MD जो है विकास पाटनी और इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता आनंद मलिक को जो है 4 साल की जो क्या जेल की सज़ा सुनाई। सीबीआई ने यूपीए 1 और यूपीए 2 के आपके शासनकाल में कोयला ब्लॉक आवंटन के लिए जो है आपका 40 आपके मामले में अनियमितता के सिलसिले में आरोप पत्र दायर किया था। यह तो सिर्फ एक बानगी है। पिछले 9 सालों में अगर बात करें तो प्रशासनिक तंत्र के भ्रष्ट आपके तत्वों के खिलाफ कार्रवाई इसलिए अंजाम तक पहुंच पा रही है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जांच एजेंसियां को ऐसे अधिकारियों के खिलाफ ग्रीन सिग्नल मिला है। ठीक है ना, तो ये हमने देखा। आगे बताया जा रहा मिला हुआ है और पिछले जो है दिनों पीएम ने जो है वो सीबीसी यानी सेंट्रल आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के लिए एक आपका कार्यक्रम में कहा कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले सीबीसी जैसी सभी संगठन और एजेंसियों को रक्षात्मक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर देश की आपकी भलाई के लिए काम करते हो तो अपराध बोध में जीने की आवश्यकता भी आपको नहीं है। देश के सामान्य जन के समक्ष जो मुसीबत आ रही है उनसे मुक्ति दिलाना ही हमारा काम है। हम जो अभी की सरकार जो है भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ नए सिस्टम भी लागू कर चुकी है। ठीक है, इससे आपका भ्रष्ट नौकरशाहों के खिलाफ क्या होगा कि कार्रवाई तेजी से
आई है। पीएम मोदी ने एक बार जो है साफ शब्दों में कहा कि जो भ्रष्टाचार उन्मूलन के हमारे प्रयासों में बाधा बनते हैं वे अपना बैग पैक कर ले, क्योंकि देश को ऐसे अफसरों की सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री का यह आपका सोच जो है जांच एजेंसियों के लिए क्या है, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में उत्प्रेरक का काम कर रहा है। यही वजह है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां जो भ्रष्टाचार को कहीं भी जो है बख्श नहीं रही है। यूपीए सरकार के समय जो है सीबीआई के साथ जो है किस कदर बांध दिए गए हैं, इसका अंदाज़ा सर्वोच्च अदालत द्वारा की गई है। इस टिप्पणी से लगता है कि आपका सीबीआई जो है वो सीबीआई तो पिंजरे में बंद ऐसा तोता बन गई है जो आपका अपने मालिक की बोली बोलता है, ठीक है। दूसरी ओर मोदी सरकार में से ठीक उलट स्थिति है, ठीक है। मोदी सरकार के दोनों कार्यकाल के दौरान ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें सीबीआई और ईडी की टीमों ने भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ क्या किया, सख्त कार्रवाई की है। पहले कार्यकाल की बात करें तो फरवरी 2017 में छत्तीसगढ़ सरकार के भ्रष्ट अधिकारी जो हैं वो BL अग्रवाल को सीबीआई ने अनुचित लाभ लेने के आरोप में गिरफ्तार किए। पिछले साल ईडी की टीम ने कोयला तस्करी मामले में बंगाल के 8 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दिल्ली तलब किया और इस साल मई में आपका अवैध कोयला खनन के मामले में CISF के इंस्पेक्टर रैंक के एक अधिकारी और ईस्टर्न कोल फील्ड आपके लिमिटेड के एक पूर्व निदेशक तकनीकी को गिरफ्तार किया। ईडी की टीम ने पिछले साल ही आपका छत्तीसगढ़ की IAS जो है रानू साहू को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। इस मामले में गिरफ्तार होने वाले रानू साहू राज्य की दूसरी IAS अधिकारी है, ठीक है। पीएम मोदी के आपके विजन पर चलते हुए केंद्र सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत की मुहिम के तहत नेताओं, नौकरशाहों और दलालों की भ्रष्ट तिकड़ी को जेल पहुंचाने में निरंतर जुटी हुई है। पूर्व सरकारों के दौरान बने और मजबूत हुए भ्रष्टाचारियों को एक इकोसिस्टम जो है अब धराशायी हो रहा है, ठीक है। विडम्बना यही है कि भ्रष्ट नेता और उनका इकोसिस्टम जो है हमेशा यह दुष्प्रचार करने में लगे रहते कि सरकार राजनीतिक लाभ के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। वास्तविकता यह है कि इन एजेंसियों के निशाने पर सिर्फ भ्रष्टाचार करने वाले हैं। केंद्रीय आपका जांच एजेंसी का मकसद जो भ्रष्टाचार की उस दीमक को खत्म करना है जिसकी जो है उल्लेख पीएम मोदी ने लाल किले में अपने संबोधन में किया। भ्रष्टाचार लोकतंत्र न्याय के रास्ते में बड़ा रोड़ा तो है ही और यह आपका गरीब से उनके हक भी छीनता है, लोकतंत्र को फलने फूलने से रोकता है और इससे प्रतिभा तो आपका खत्म होती है, भाई भतीजावाद और परिवार को बात को भी बढ़ावा मिलता है, ठीक है। और ये जो लेखक हमारे जो हैं वो राज्यसभा सदस्य और उत्तर प्रदेश के पूर्व आपका DGP जो है वो रह चुके हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये क्या है, तो आपका बृजलाल जी, ठीक है। तो ये हमने इम्पॉर्टेंट जो है भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना हमने आर्टिकल को देख लिया। अगला चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं क्या है। आर्टिकल में हम लोग देखने वाले हैं कारबार में जो है वीमेन की क्या आपकी पार्टिसिपेशन है, भागीदारी को देखेंगे और सुनीता मिश्रा जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ देख लेते हैं। यहाँ भी बताया जा रहा है क्या कि जो पीएम जो है नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का ऐलान किया है, ठीक है। इसके तहत जो है 15,000 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ड्रोन चलाने और मरम्मत करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह ग्रामीण महिलाओं को सशक्त आपका बनाएगा। उसके अलावा देश के कृषि तकनीकी क्षेत्रों को मजबूत करेगा। देखा जाए तो पिछले 9 साल में आपका 7 करोड़ से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह से क्या हुई जुड़ी है। इन वर्षों में जो महिला स्वयं सहायता समूह ने 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऋण प्राप्त किया है। स्वयं सहायता समूह उन महिला उद्यमियों के बीच एक ब्रिज के रूप में कार्य कर रहे हैं जो आपका अपना उद्यम शुरू करना चाहती हैं। भारत में डोरी उद्योग प्रतिवर्ष 6% की दर से क्या हो रहा है कि वृद्धि कर रहा है, डोरी जो बनाते हैं ना। उसके अलावा जबकि वैश्विक वृद्धि दर जो है 2% ही है, ठीक है। भारत का 6 और वैश्विक अगर बात करें तो 2%। देसी डोरी उद्योग में 70% कामकाजी आबादी जो होती है महिलाएं की है। आपका भारतीय सेना में भी अब महिलाएं की भी भागीदारी क्या हो रही है कि बढ़ी है। आज भारत में इंजीनियरिंग, विज्ञान और आपका प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है महिलाओं की भागीदारी का आंकड़ा 43% हो गया। बहुत अच्छी बात है, और भी बढ़ जाए तो अच्छा है,
ठीक है, जो अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे विकसित देशों की तुलना में काफ़ी अधिक है। वहीं देश में लगभग आपका जो है 1/4 अंतरिक्ष विज्ञानी क्या है, महिलाएं हैं। 1/4 जो है वो भारत में वैज्ञानिक है। उसके अलावा आगे बताया जा रहा है, यही नहीं, भारत उन देशों में शामिल है जहां महिला पायलटों की सबसे संख्या ज़्यादा है। ठीक है, बिल्कुल। उसके अलावा जो है मोदी सरकार के कार्यबल में जो है महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं आरंभ हुई है। मिसाल के तौर पर रसोई गैस से आपका जुड़ी पीएम उज्ज्वला योजना को ही ले लें। इसके तहत जो है 10 करोड़ जो है वो कनेक्शन महिलाओं को दिए गए हैं, जिससे भोजन पकाने में लगने वाले समय को कम किया है और कई तरह जो है स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों से आपका क्या हो रहा है कि मुकाबला भी विमेन कर पा रहे हैं। ठीक है, को संरक्षण प्रदान किया है। इसके अलावा जन धन खातों के जरिए वित्तीय तंत्र में मुख्य धारा में जो महिलाओं को शामिल होने भी आपका उसमें स्वावलंबन की भावना बढ़ी है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि वर्तमान में जो है वो आपका देश की करोड़ महिलाओं न केवल अपने परिवार की आय बढ़ा करके उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत कर रही है, बल्कि अर्थव्यवस्था के नए आयाम भी खोल रही है। ठीक है, आज जो है वो ग्रामीण आपका स्थानीय निकायों में 46% निर्वाचित प्रतिनिधि महिलाएं हैं। स्टैंड अप जो इंडिया है, महिलाओं के बीच जो उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की योजना है। योजना के तहत आपका 80% लाभार्थी महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अगर बात करें 70 महिलाएं जो है वो महिलाओं को ऋण दिया गया। 70% महिलाओं को मुद्रा योजना के तहत ऋण दिया गया है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि भारत की जो है वो महिला कार्य भागीदारी आपका दर 2000 मतलब वर्ष 2021 में 25% थी, जो आपकी उभरती हुई अर्थव्यवस्था में सबसे कम है। जाहिर है कि आपका जो है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण देश के विकास को गति देता है, और अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना पूरा करना है तो कार्यबल में आधी आपकी आबादी की भागीदारी जरूरी है। ठीक है, और ये जो है वो लेखिका आपका मतलब इंडिविजुअल आपका स्वतंत्र टिप्पणीकार है, जो आपको बताया जा रहा है कि इस तरह से महिला को जो है वो आपका भागीदारी बढ़ी है। ठीक है, तो चलिए आगे आर्टिकल को देखते हैं। इस आर्टिकल में जो है वो सशक्त समर्थ भारत जो है वो सपने और चुनौतियों के बारे में जो पीएम मोदी ने क्या कहा है, तो चलिए इस आर्टिकल में देखेंगे। और ये सुशील पांडे जी के द्वारा लिखा गया है और ये लखनऊ के प्रोफेसर है। ठीक है ना, तो इनके द्वारा लिखा गया। डॉक्टर सुशील पांडे असिस्टेंट प्रोफेसर है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर बात करें अतीत की महान विरासत के साथ भविष्य की चुनौतियों से निपटने और संपूर्ण विश्व को मानवता एवं आपका लोकतांत्रिक मूल्य की शिक्षा देने का उत्तरदायी भारत का है। विदेशी आक्रमणों के जो है वो आपके विरुद्ध भारत रक्षा प्रणाली की को जो है कुछ कमजोरी ने हमारे राष्ट्र को विदेशी आक्रांताओं के अधीन कर दिया। भारत की श्रेष्ठ परंपराओं को विदेशी आक्रांताओं ने स्पष्ट करने मतलब आक्रांताओं ने आपका क्या किया, नष्ट करने के साथ ही भारतीय चिंतन धारा को भी क्या किया कि आपका अवरुद्ध किया था। 15 अगस्त 1947 को विदेशी आक्रमण के विरुद्ध न केवल राजनीतिक आज़ादी प्राप्त हुई, बल्कि यह सार्वभौमिक और मानवीय मूल्य पर आधारित भारतीय प्रतिरोध की सशक्त गाथा भी थी। 1000 वर्ष की गुलामी के बाद जो है आज राष्ट्र अपने अमृत काल में क्या है काल में आपका राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक चुनौतियों से निपटने में क्या हो रहा है कि सक्षम होने के साथ ही संपूर्ण मानवता का क्या है नेतृत्व कर रहा है। ठीक है ना, आज़ादी के बाद जो है भारत को विरासत में आपका औपनिवेशिक मानसिकता, संस्थाओं और विचारधारा मिली है। इस कारण जो है आत्मविश्वास न्यूनतम स्तर पर था। ठीक है, इस कारण क्या हो रहा है कि आपका जो है आत्मविश्वास न्यूनतम स्तर पे था और अपनी आर्थिक जो है आवश्यकताओं के लिए भारत अन्य देशों पर निर्भर था। वर्तमान में स्वतंत्रता के आपका अमृत काल में जो है भारतीय समाज अनिश्चितताओं, उसके अलावा आपका गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो चुका है और अपने सशक्त विरासत के आधार पर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण की ओर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हमारी राजनीतिक जो है वो आपका नेतृत्व आपका हमारे राजनीतिक नेतृत्व जो राजनीतिक आपका जो नेतृत्व का आत्मविश्वास, गरिमा जो है आत्मविश्वास, नागरिकों के बलिदान, शौर्य, परिश्रम का आपका गाथा है। ठीक है ना, नागरिकों की अदम्य इच्छा शक्ति और जीविका ने अपनी वैश्विक विषाक्तता को क्या किया, समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई है और जिसने आपका भविष्य के भारत निर्माण के लिए राजनीतिक नेतृत्व
को आश्वस्त किया है। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र की मजबूती की अगर बात करें, यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने आपका भारतीय शक्ति को मुख्य तौर पे 3 रूपों में दर्शाया। भारत का लोकतंत्र, भारत की विविधता और जनशक्ति हो गई। भारत जो है, आज भारत में आपको लोकतंत्र एक आपका क्या है, राजनीतिक पद्धति होने के साथ ही आपका नागरिकों का राजनीतिक और सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की इच्छा जो है शक्ति का जो है प्रतीक भी है। आज़ादी के बाद जो है भारतीय समाज में आने वाले तमाम संकटों का समाधान लोकतंत्र ने प्रस्तुत किया। भारत में आपका लोकतंत्र जो है निरंतर समृद्ध होता गया है और पंचायती राज संस्थाओं ने इसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में क्या किया है कि आपका क्या किया है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपातकाल के समय को छोड़कर लोकतंत्र निरंतर समृद्ध बना रहा। भारतीय समाज ने अपने सभी अंतर विरोधों का समाधान लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के द्वारा प्राप्त किया है। ठीक है, लोकतंत्र के 4 स्तंभों ने आपका जो है लोकतंत्र को निरंतर समृद्ध बनाया है। स्वतंत्र एवं आपका निष्पक्ष चुनाव और वयस्क मताधिकार ने आपको लोकतंत्र में सभी को आपका भूमिका को क्या क्या सुनिश्चित किया है। स्वतंत्र एवं आपका निष्पक्ष न्यायपालिका ने राजनीतिक नेतृत्व पर संवैधानिक मूल्यों के आधार पर नियंत्रण स्थापित किया है। विपक्ष ने निरंतर सत्ता पक्ष को लोक मर्यादा और राजधर्म का पालन करने की सीख दी है। वहीं आपका लोकतंत्र के आपके चौथे स्तंभ मीडिया ने लोकतंत्र को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विविधता पर आधारित समाज को अगर देखेंगे इस आर्टिकल में, तो प्राचीन काल से ही आपके भारतीय समाज विविधता पर आधारित और सम्राट अशोक ने विविधता की नीति को स्वीकार किया और मानवीय व आपका नैतिक मूल्य पर आधारित धर्म की आपके विचारधारा को प्रस्तुत किया। भारतीय समाज में आक्रमणकारी के रूप में अगर बात करें तो शक, यवन, कुषाण, हून प्राचीन काल में और मध्य काल में अरब, तुर्की, अफगान, मंगोल और क्या हुआ कि मुगल भारत में आए और यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों में क्या हुए, बस गए। आधुनिक काल में अगर बात करें तो पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज जो है भारत आए और भारतीय समाज की सामाजिक सांस्कृतिक उदारता के कारण सभी जो है मतों, विचारों एवं आपका संस्कृतियों को जो है समान आदर और आपका क्या है महत्व मिला। लिहाजा ये सभी जो है भारतीय समाज के अधीन जो है अभिन्न अंग के रूप में क्या हुआ कि अपनी पहचान बनाने में सफल रहे। आज भारत की विविधता जो है राष्ट्र की एक आपकी महान शक्ति है। अलग अलग जो निर्जातीय समूह, उसके अलावा धार्मिक समूह, जाति समूह, भाषा एवं सांस्कृतिक समूह समृद्ध भारत की पहचान। एक राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान सभी स्थानीय एवं आपका व्यक्तिगत पहचान से ऊपर है। स्वतंत्रता आंदोलन में जो है वो जो आपका मूल और विचार विकसित हुए, उन्होंने क्षेत्रीय, आर्थिक और धार्मिक विविधता के बाद भी भारत को एकजुट करने में क्या की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज़ादी के बाद जो अगर बात करें तो भारतीय संविधान ने सभी विचारों एवं संस्कृतियों को समान महत्व प्रदान किया है। अतः भारत की विविधता कभी राष्ट्र निर्माण में बाधक नहीं रही, अपितु अपनी आपसी संघर्ष एवं विवादों ने लोकतांत्रिक संस्कृति से आपका समाधान प्राप्त कर लिया है। एक बहु सांस्कृतिक समाज के रूप में भारत आज़ादी के बाद निरंतर क्या हो रहा है, सशक्त होता जा रहा है। ठीक है, युवा शक्ति का लाभ अगर बात करें तो जनशक्ति के मामले में हमारा देश क्या है, हमारा देश प्रथम स्थान पे आ गया है। भारत की जनशक्ति जो है कई अर्थों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आज जो है भारत का जो युवा जो है आबादी वाला देश है और भारतीय युवा अत्यधिक परिश्रमी तथा आत्मविश्वास से परिपूर्ण है। भारत के बाहर रहने वाले भारतवंशी और अप्रवासी जो भारतीयों ने क्या किया है कि भारत के पूर्ण निर्माण में आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुनिया के अलग अलग देशों में अपने परिश्रम और मेधा के बल पर जो भारतीयों ने विकास की नई क्या की है, गाथा लिखी है। इससे भारतीय मूल्य और आपका आदर्शों को संपूर्ण विश्व में आपको स्थापित करने में सफलता मिली है। भारतीय जनशक्ति केवल जनसंख्या का समूह नहीं है, अपितु आपका क्या है, श्रेष्ठ क्या है तो मानवीय मूल्यों और संस्कृति विरासत से समृद्ध है। भारत को अगले आपका 25 वर्षों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से क्या करना है तो सशक्त जो है वो आपका सशक्त बनाने, वैश्विक नेतृत्व के लिए सक्षम बनाने के लिए आत्मचिंतन आवश्यक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर बात करें तो उपनिवेशिक शासन समाप्त हुआ और आपका क्या हुआ, दुनिया के अधिकांश देशों को राजनीतिक आज़ादी प्राप्त हुई। यद्यपि कोई भी देश अपनी शीघ्रता से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पुनर्निर्माण नहीं कर पाया। श्रेष्ठ उपलब्धियों के बाद भी जो है आज कई क्षेत्रों में आपका बेहतर सामंजस्य और आपकी नीतियों की आवश्यकता है ताकि आपका लोकतंत्र की
सभी आकांक्षाओं को पूर्ण किया जा सके। महिलाओं, अनुसूचित जातियाँ, जनजातीय, वृद्ध और अशक्त जनों की समाज को जो है समाज की मुख्यधारा में लाना की क्या है ज़रूरत की आवश्यकता भी है। समाज जो है वो आपका समाज को यह आपका सुनिश्चित करना होगा कि मणिपुर जैसी घटनाएं मानवीय जो मूल्य पर प्रश्न चिन्ह के साथ ही हमारी संस्कृति पहचान के लिए भी आपका खतरा है। आज देश के कुछ हिस्सों में जो है अलगाववादी आपकी प्रवृत्ति प्रभावी हो रही है, जिन पर आपका सख्त आपका नियंत्रण की आवश्यकता है। भारतीय राष्ट्रीय आपका जो है आंदोलन के मूल और आपके आदर्शों को बेहतर रूप से जो है सामने रखने और संवाद के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, जनशक्ति के आधार पर अगर बात करें तो भारत भले ही आपका प्रथम स्थान पे आ गया हो, लेकिन इसे आर्थिक रूप से उत्पादक आपका बनाने पर जो है वो हमारा राष्ट्र प्रगति के पथ पर तेजी से अग्रसर होगा। नई आपकी शिक्षा नीति ने आप बहुउद्देशीय लक्ष्य को प्राप्त करने में विचार प्रस्तुत किया है। ठीक है, परंतु आपका जो है भारत को ज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाने, नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने और वैज्ञानिक शोध को जो है उच्च स्तर पर लाने की आवश्यकता है। भारतीय शिक्षण संस्थानों को सामाजिक एवं आर्थिक चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाना होगा। शिक्षा और शोध में आपका बजट बढ़ाना होगा। यह सही है कि भारत युवा शक्ति का सही उपयोग कर सकता है, परंतु इसके लिए जो है वो के लिए यह भी आपका आवश्यक है कि युवाओं के पास जो है उपयुक्त अवसर हो। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हमने आर्टिकल यहाँ के थ्रू आपको कंप्लीट कराने का कोशिश किया है। ठीक है ना, और यहाँ पे जो है एक मानवता आधारित भारतीय जीवन दर्शन को देखेंगे कि यहाँ पे जो बताया जा रहा है क्या कि आपको किस तरह से आपको मानवता आपको एक रखना चाहिए इंसानों के प्रति। आज जो है राजनीतिक रूप से मत भिन्नता हमारे देश में अभिव्यक्ति कटुता के रूप में सामने आ रही है। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष की जो समान भूमिका होती है, जहाँ क्या हो रहा है कि लोक कल्याण का पक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्र हित के मुद्दे पर भी आपके सभी राजनीतिक दलों के बीच आपसी सामंजस्य और सहमति बनाना होगा। साथ ही संवेदनशील आपके राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर सभी दलों को साथ आकर के निर्णय लेना होगा। सभी राजनीतिक दलों को जो है अनिवार्य रूप से यह समझना होगा कि राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का माध्यम न हो करके लोक कल्याण का माध्यम हो, जिसमें क्या हो कि राष्ट्रहित सदैव क्या होगा सर्वोपरि होता है। आज जो है वह वैश्विक चुनौतियों से निपटने में जो है भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है इसमें क्या कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो है भारत की भूमिका और प्रभाव निरंतर बढ़ रहा है। वैश्विक समस्याओं का समाधान मानवता पर आधारित भारतीय दृष्टिकोण और विचारों से हो सकता है। आज जो है वो भारत के पास लोकतंत्र की समृद्धि आपका क्या है तो आपका समृद्ध मानव संस्कृति और आपका समृद्ध मानव शक्ति और विविधता पर आधारित संस्कृति विरासत है। हमारे पास जो है मानवता आधारित जीवन दर्शन है। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों का क्या है समान योगदान रहा और आपका राष्ट्रीय हित से जुड़े मुद्दे पे अनेक क्या है क्रांतिकारियों ने क्या किया है कि सर्वोच्च आपका बलिदान दिया है। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन केवल ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध सत्ता का संघर्ष नहीं होता, अपितु सामाजिक और आर्थिक मुद्दे पर एक सशक्त आपका क्या होता आंदोलन और विचार भी था। राष्ट्रीय आंदोलन ने आपका भारत में विभिन्न धाराओं के बीच क्या किया है कि आपका समन्वय स्थापित किया और सशक्त राष्ट्रीय विचारधारा को विचार प्रस्तुत किया है। ठीक है, आज जो स्वतंत्रता सेनानियों के विचारों के आधार पर नए भारत के निर्माण का संकल्प जो है वो पूर्ण होने का श्रेष्ठ अवसर है। आगे बताया जा रहा है कि आज जो है हमारे शक्ति के बल पर आगे बढ़ने पर हमारे पास जो श्रेष्ठ अवसर है, परंतु चुनौतियां भी कम नहीं है। आपका सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का समाधान सभी वर्गों को आपका राष्ट्र की मुख्यधारा में लाना चाहिए और सभी आपके वर्गों को प्रतिनिधित्व राष्ट्र निर्माण में बाधक शक्तियों का उन्मूलन और भारत को जो वैश्विक ज्ञान का केंद्र बनाना और उदारवादी समावेशी आपका लोकतांत्रिक संस्कृति का विकास करना होगा। तभी क्या होगा कि जाकर के भारत हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़े हो सकते हैं। ठीक है, और डॉक्टर सुनील पांडे जी के द्वारा ये आपका जो है आर्टिकल लिखा गया है। ठीक है ना, तो इम्पोर्टेंट हमने आर्टिकल देखा कि क्या क्या चीज़ें आपको सशक्त करनी होगी भारत को सपने को साकार करने में और क्या क्या भारत के सामने आपको चुनौती देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आज तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। पढ़ते रहें और खुद का ख्याल रखिए। टेक केयर।